हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था द्विघात समीकरण, इसमें हमने 4.3 तक प्रश्नावली पढ़ ली थी। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी प्रश्नावली 4.4 की। देखो, इस प्रश्नावली में पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। इसमें 3 भाग आपको बना के दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात को समझो कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूल क्या होते हैं? मूल का मतलब होता है x का मान। जो भी x में द्विघात समीकरण दी हुई है उसमें x का जो मान है, जो आपको पता नहीं है, वो कहलाते हैं मूल। तो जो x के मान हैं उनकी प्रकृति के बारे में बताना है, मतलब x के मान कैसे होंगे, ठीक है। तो देखो, आपने जो दी गई समीकरण है उसको व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करनी है। ये पहला काम है आपका। जो दी गई समीकरण है उसमें आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से पहले तुलना कर लें। उसके बाद में आप द्विघाती सूत्र आपने पहले पढ़ा था, उसमें d का मान निकाला था b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले आप द्विघाती समीकरण से दी गई समीकरण की तुलना करके abc के मान निकाल लें। abc के मानों को इस सूत्र में रख के d का मान निकाल लें। यदि आपको d का मान 0 से बड़ा मिलता है तो दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे और दोनों मूल वास्तविक होंगे। यदि 2 घात की समीकरण होती है तो 2 मूल होते हैं, तो दोनों मूल यानी दोनों x के मान अलग अलग आएंगे और दोनों मान वास्तविक आएंगे। वास्तविक होने का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हों, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो x के मान आएंगे, दी गई समीकरण के x के जो मान आएंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे और दोनों मान वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी। कब? जब d का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यदि d का मान बराबर मिल जाता है 0 के, आपने d का मान निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र से और d का मान 0 मिल गया, तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। d का मान बराबर मिल गए 0 के तो दोनों मूल बराबर होंगे और दोनों मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। तो देखो, d का मान 0 से बड़ा होने पर भी मूल वास्तविक होते हैं, d का मान 0 होने पर भी मूल वास्तविक होते हैं। यदि d का मान बराबर 0 हो जाता तो दोनों मूल बराबर हो जाते हैं, और d का मान यदि 0 के बराबर नहीं होता, 0 से बड़ा होता है, तो दोनों मूल अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा केस ये भी बन सकता है कि d का मान 0 से कम आए, ऋणात्मक आए, तो उस स्थिति में जो मूल होते हैं वो अलग अलग होते हैं और काल्पनिक होते हैं। दोनों मूल अलग अलग होंगे और काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक का उल्टा क्या होता है? काल्पनिक। विलोम शब्द है, वास्तविक का उल्टा काल्पनिक। तो यदि d का मान 0 से कम आया तो दोनों मूल अलग अलग होंगे लेकिन काल्पनिक होंगे। समझ में आ गई? तो d के मानों पर सारे मूलों की प्रकृति निर्भर होती है। ये मूलों की प्रकृति होती है कि मूल कैसे हैं, ये मूलों की प्रकृति है। तो ये मूलों की प्रकृति ज्ञात कैसे की जाती है? d के मान से। तो d का मान निकाल लेंगे, उससे मूलों की प्रकृति हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मूलों की प्रकृति की बात।
फिर उसने इसी सवाल में दूसरा भाग दे दिया, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। मूलों का अस्तित्व होने का मतलब क्या हुआ? मूल यदि वास्तविक हैं तो उनका अस्तित्व है। काल्पनिक होने का मतलब क्या होता है? कल्पना में है, वास्तव में नहीं है। कल्पना में होने का मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तव में नहीं है, केवल कल्पना में है, केवल काल्पनिक है। तो मूलों का अस्तित्व होने का मतलब क्या हुआ? वास्तविक मूल हैं। तो मूलों का अस्तित्व कौन से केस में बनता है? इन्हीं दो केस में बनता है। यदि d का मान शून्य से बड़ा होगा तो भी मूलों का अस्तित्व है, और d बराबर शून्य है तो भी मूलों का अस्तित्व है, और वास्तविक मूल है, तभी उसको अस्तित्व में बोला गया है। काल्पनिक है इसका मतलब कल्पना में है, वास्तव में थोड़ी है अस्तित्व में। ठीक है, तो आपको d के मानों से देखना है। देखो पहला सवाल लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें इस द्विघात समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। इससे तुलना करने पर देखो a का मान आपको 2 प्राप्त होगा, b का मान -3 मिलेगा, c का मान +5 मिलेगा। आप एक लाइन लिख दें कि इससे तुलना करने पर a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5 मिल गया। ठीक है, इसके बाद में विविक्त कर निकालेंगे, यानी d का मान निकालेंगे। जो d होता है ना, d डिस्क्रिमिनेंट, इसको विविक्त कर बोलते हैं। तो d का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac सूत्र से। b का वर्ग मतलब -3 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2, c का मान 5। b² माइनस 4ac करेंगे तो -3 का वर्ग 9 बनेगा, 4 दूनी 8 पंजे 40 हो जाएगा, माइनस का 31 ज्यादा हो गया। ठीक है, माइनस का 31 मिल गया। इसका मतलब जो d का मान है वो -31 शून्य से कम है। यह आप भली बात ही जानते हैं कि जो संख्याएं शून्य के इधर होती हैं वो माइनस की होती हैं, शून्य की इधर वाली धनात्मक होती हैं। तो माइनस का 31 इधर मिल रहा है, इसका मतलब -31 शून्य से कम है, -31 शून्य से कम है। ठीक है, आप इसको देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये पीछे चलने पर कहीं पे -31 आ जाएगा। तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, 3 बड़ा है 2 छोटा है। समझ रहे हैं? इधर वाली संख्या हमेशा पीछे वाली से बड़ी होती है, इधर वाली संख्या हमेशा इधर वाली से बड़ी होती है। तो 2 शून्य से बड़ा है, 2 -4 से भी बड़ा है, 2 -50 से भी बड़ा है, 2 -500 से भी बड़ा है। इसका मतलब शून्य -31 से बड़ा है। हम क्या लिखेंगे? शून्य बड़ा है -31 से, या कह दें कि -31 छोटा है शून्य से। तो बात यह कि d का जो मान मिल रहा है ना -31, वो ऋणात्मक है। तो देखो हमने इसके बारे में देखा था कि d का मान यदि शून्य से कम निकलता है, d का मान हमारा -31 आया है, तो इसका मतलब वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। हाँ, काल्पनिक मूल जरूर है, लेकिन वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हम लिख देंगे कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, 2 के सवाल पे चलते हैं। 2 के सवाल में आपको दिया हुआ है 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस में 4 बराबर 0। वही काम है सेम। व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। a का मान 3 मिलेगा, b का मान -4 वर्गमूल 3 मिलेगा। x का जो गुणांक होता ना वो b का मान है, जो x के गुणा में बैठा है वो b का मान है। तो x का गुणांक -4√3 है, ये b का मान है। c का मान 4 है। तो a b c तीनों मान हो गए। अब हम d का मान निकालेंगे, यानी विविक्त कर का मान निकालते हैं। तो सूत्र है हमारा b² माइनस 4ac, -4√3 का वर्ग करेंगे, ये b का स्क्वायर हो गया,
-4 गुणा ए का मान 3, सी का मान 4 हो गया। तो देखो -4 वर्गमूल 3 का वर्ग करना है भाई, यानी -4 वर्गमूल 3 को 2 बार लिख के गुणा करना है। वर्ग करने का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिख के गुणा करना। माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 गुणा 4 16, √3 गुणा √3 3। तो ये और ये सारी संख्याएं आपस में गुणा में हैं, तो इनको गुणा करके वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 से गुणा और करना है, तो प्लस का 48 बन गया है, इसका वर्ग 48। फिर 4ac इनको गुणा करेंगे तो भी 48, 48 माइनस 48 यानी 0, यानी जो d का मान आपको मिला है वो 0 मिला है। d का मान क्या मिला, d का मान 0 मिला। तो d का मान यदि 0 के बराबर आ गया, d का मान यदि 0 के बराबर आ गया, तो उस स्थिति में क्या होता है, मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। d बराबर 0 से मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। अब उसने सवाल दिया था, देखो यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो देखो हम द्विघाती सूत्र लगा देंगे। अब इसमें x का सूत्र क्या होता है द्विघाती सूत्र में, -b प्लस माइनस वर्गमूल b² -4ac बट्टा 2a। तो सूत्र में मान रखेंगे, इसमें माइनस का निशान लगा देंगे, b का मान रख देंगे -4√3 यहां पे, प्लस माइनस वर्गमूल में b² -4ac का मान, यानी d का मान आपको रखना है वर्गमूल में, तो d का मान 0 रख दिया, बट्टा में 2 गुणा a का मान, a का मान कितना है, a का मान 3 है, तो 2 गुणा 3 यानी 6 हो गया। 0 मिला था आपको d का मान, तो 0 का वर्गमूल 0 रहेगा, 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 बटा 6 हो गया। ठीक है, अब एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, ये हम पहले सीख के आ चुके हैं। प्लस लेंगे तो ये बनेगा, माइनस लेने से ये बन जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 4 वर्गमूल 3 माइनस 0 बटा 6। किसी भी चीज में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, तो ऊपर ये नीचे ये। अब ये 2 के पाड़े से कट जाएंगे, 2 दूनी 4 2 तिये 6, 2 दूनी 4 2 तिये 6, नीचे 3 आ गया, 2 के पाड़े से 2 बार कट गया, वर्गमूल 3 बट्टा 3। इसमें भी यही होगा, किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, तो ऊपर ये संख्या नीचे ये, वापस 2 के पाड़े से काट दें, 2 दूनी 4 2 तिये 6, तो x का मान ये नहीं मिल गया। ध्यान से देखो x के दोनों मान कैसे हैं, x के दोनों मान समान है, x के दोनों मान कैसे निकले, समान निकले, तो हम बोल सकते हैं कि 2 बराबर वास्तविक मूल आते हैं। जो इसका तीसरा भाग है उसमें भी आपको इसी प्रकार से सरल करना है। 2x² - 6x + 3 = 0 दी गई समीकरण है, इसकी द्विघाती सूत्र से तुलना कर लेंगे, a का मान 2, b का मान -6, c का मान 3। विविक्त कर d का मान निकालेंगे b² - 4ac सूत्र से, b का वर्ग मतलब -6 का वर्ग, -4 गुणा a का मान 2, b का मान c का मान 3, -6 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे 36, 4 दूनी 12 तिये, 4 दूनी 8 8 तिये 24, 4 दूनी 8 8 तिये 24, 36 में से 24 घटा देंगे 12। देखो जो d का मान मिला है वो d का मान 12 मिला है, तो ये d का मान कैसा मिला है, धनात्मक, 0 से बड़ा। d का मान 12 मिला, 0 से बड़ा मिला। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं, यानी दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे।
इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, दोनों मूल अलग अलग और वास्तविक होंगे। द्विघाती सूत्र लेंगे, x का मान निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। सूत्र ले लेते हैं, माइनस का निशान सूत्र में है, b का मान रख दें माइनस का 6 प्लस माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी d का मान, तो वर्गमूल में बैठेगा d का मान यानी 12। माइनस गुणा माइनस करने से प्लस का 6 हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस, नीचे बन जाएगा 2 गुणा a का मान 4। ठीक है, अब यहां वर्गमूल 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 छके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। वर्गमूल निकालते हैं तो हम जोड़े लेते हैं, तो 12 का वर्गमूल करेंगे तो एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो तो बाहर, जिसका नहीं बनता वो अंदर रहेगा। इसका मतलब वर्गमूल 12 को तुम 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों पदों में 2 से भाग जा रहा है, नीचे भी 2 से भाग जा रहा है, तो ऊपर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 से भाग दे कि इसमें तो बचेगा 3 प्लस माइनस, इसमें बचेगा 2 से भाग देने पर वर्गमूल 3, 2 से ये कट जाएगा 4, ऊपर 2 बाहर निकाल लेना इन दोनों में से कॉमन, तो वो 2 इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 से काट देंगे इसको, 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3, बाहर वाला 2 नीचे वाले को काट देगा, 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बट्टा में 2। एक बार प्लस ले लेंगे तो ये मान हो जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 3 बट्टे 2, और दूसरा मान हो जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 3 बटा 2। तो देखो 3 में प्लस करेंगे तो अलग संख्या आएगी, 3 में से अंडर रूट 3 माइनस करेंगे तो अलग संख्या आएगी। इसका मतलब दोनों मूल अलग अलग हो गए ना, तो दोनों मूल अलग अलग हैं और वास्तविक हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।